हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो भाई मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। अब देखो, रिफ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे बच्चा लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने जस्ट पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है। तो अगर आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कमांड नहीं है तो इस टॉपिक को आप कम समझ पाओगे। तो अगर आप सीधे रिफ्रैक्शन समझने आए हो बट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आता है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले यहां पर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर मेरे बच्चे सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अगर आपको उसकी नॉलेज बहुत आराम से आ गई, ट्रस्ट में आपको रिफ्रैक्शन बहुत आसान लगेगा, चाहे आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में रिफ्रैक्शन के साथ डील कर रहे हो। दूसरी बात, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता चल गया है और आपको आता है तो आप सीधे आज वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो और हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो अगर हम लोग रियल लाइफ में अपने आसपास कुछ ऐसे सिचुएशंस को होते हुए देखेंगे तो ये सारी सिचुएशन रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं, फिर इस फनी थिंग के बारे में डिस्कस करता हूं। हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर पेन या पेंसिल को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर भरे हुए पानी में डिप करें तो हमें ऐसा लगता है कि पेंसिल बीच से टूट गई है, उसकी पोजीशन कहीं अलग जगह पे हमें दिखाई देती है। लेकिन जब पेन को आप वापस बाहर निकालोगे तो आपको पूरा पेन साबुत नजर आएगा। तो ये जो फिनोमेना अकर हो रहा है बेसिकली में रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इतना पेन का हिस्सा या पेंसिल का हिस्सा यहां पर पानी के अंदर है जो कि एक डिफरेंट मीडियम है। यहां से लाइट रे अलग तरीके से रिफ्रैक्ट होती है और ये पूरा पोर्शन एयर में है और यहां से लाइट रे अलग तरीके से आपकी आंखों तक आएगी। तो एक तरह से आपको एक बात बताता हूं, इसे हम मानते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। वो चीज वहां पर है नहीं बट हमें दिख रही है, क्योंकि हमारे ब्रेन को कोई भी चीजें किसी ऐसी जगह से आते हुए दिखती है जहां से उसे लगता है लाइट रे आ रही है। मतलब होता क्या, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, लाइट रे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पर आती है, आईज हमारी हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजती हैं कि भाई इस चीज से लाइट रे आ रही है तो ये चीज वहां पर है। तो हमारे ब्रेन को या हमें ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज वहां पर है जहां से उसे लाइट रे आते हुए दिख रही है। और क्योंकि यहां पर लाइट रे वाटर से आते हुए दिख रही है जो अलग तरीके से लाइट रे को फेंकेगा, और यहां पे एयर से आते हुए दिख रही है जो लाइट रे को अलग डायरेक्शन में फेंकेगा, तो इसलिए हमें सेम ऑब्जेक्ट की इमेज अलग अलग जगह दिखेगी और हमें ऐसा लगेगा ये तो भाई अलग अलग जगह पे है। पर ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है। सेम चीज यहां पर हो रही है। ये एक स्विमिंग पूल के अंदर एक स्विमर है, ठीक है, तो ये उसकी पूरी बॉडी है विथ हेड, लेकिन हेड उसका एयर में, तो इसीलिए उसकी बॉडी से वो बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ह्यूमन की बॉडी अलग जगह पे तैर रही है और उसका जो पूरा का पूरा बॉडी है वो मतलब उसका सर अलग जगह पे है और बॉडी बिल्कुल अलग जगह पर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ये भी अपने आप में एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही है। और अगर ऐसा हो रहा होता तो ये होटल बंद हो जाता मेरे भाई। ठीक है, कि उसके होटल के अंदर यहां पर उसकी मुंडी घूम रही है अलग और यहां पर उसकी बॉडी घूम रही है अलग। ठीक है, तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से, और ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है मेरे बच्चे। और रिफ्रैक्शन को आप अगर समझ गए तो आप ऐसी चीजों को भी बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, चलो, बल्कि आपको एक बात और बताता हूं कि जेम्स बॉन्ड मूवी में जहां तक मेरे को याद है जेम्स बॉन्ड मूवी का एक सीन है कि उसमें उसके पास एक कार होती है जो इनविजिबल हो जाती है। दरअसल में रिफ्रैक्शन की हेल्प से ऐसी चीजों को बना पाना पॉसिबल है, और इन्हीं लेक्चर्स में कंटिन्यू मैं आपको वो दिखाऊंगा भी कैसे हम रिफ्रैक्शन की हेल्प से चीजों को गायब भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन को अगर हमें डिफाइन करना हो फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि रिफ्रैक्शन में दरअसल में लाइट अपने मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज कर लेती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है। और इसके चेंज होने के पीछे जो रीजन होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग डायरेक्शन पर प्रोपोगेट होती है। जैसे यहां पर देखो, लाइट रे पहले एयर में से आ रही है तो वो इस पाथ को फॉलो कर रही है, बाद में इस ग्लास स्लैब से अगर वो पास हुई तो एक अलग एंगल पर चली जा रही है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन अगर हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो हमें एक सिचुएशन को पहले एक छोटे से आइडिया को समझना है विच इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो, हम ये अब तक समझ गए कि रिफ्रैक्शन में लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो दरअसल वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है और लाइट ये चाहती है कि वो एक पर्टिकुलर मीडियम को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करे। तो अलग अलग स्पीड की वजह से शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करने पर वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो जाती है। ठीक है, लाइट रे हमेशा ये चाहेगी कि एक्चुअल में हम लाइट रे जिस भी मीडियम को प्रोपोगेट कर रही है उस मीडियम को शॉर्टेस्ट टाइम में उस मीडियम को क्रॉस करे। और उस मीडियम में अगर उसकी वेलोसिटी अलग है तो जरूरी नहीं है वो सेम पाथ को फॉलो कर सकता है, सेम पाथ लंबा हो।
ज्यादा टाइम लग जाएगा उसे, तो अपना पाथ डिवाइड करके शॉर्टेस्ट टाइम में उसे कवर करना चाहती है, और इसीलिए लाइट रे अलग अलग मीडियम में अपने एक सर्टेन पाथ से डेविएट हो जाती है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट रे क्या होता है? दरअसल में लाइट रे का जो रिफ्रैक्शन होता है उससे लाइट रे बेंड भी होती है अपनी ओरिजिनल पाथ से। तो ये बेंडिंग रेयर से डेंसर मीडियम में और डेंसर से रेयर मीडियम में कैसे होती है, इसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है। तो लाइट रे जब कभी भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे लाइट रे एयर से मान लो वाटर में जा रही है, तो एयर से वाटर में जाने पर लाइट रे हमेशा नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अब नॉर्मल क्या होता है हम लोगों ने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन करा हुआ है, अगर नहीं पता है तो मेरे बच्चे मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रीवियस लेक्चर जरूर डिटेल में देखना। फिलहाल यहां पे मैं बता देता हूं, जब कभी भी लाइट रे एक पर्टिकुलर मीडियम बाउंड्री के ऊपर पड़ती है, मीडियम बाउंड्री का मतलब है एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर एक अलग मीडियम है, उसके नीचे एक अलग मीडियम है, जैसे एक बाउंड्री है, इसके नीचे वाटर है, इसके ऊपर एयर। तो जैसे कोई लाइट रे एक मीडियम से आते हुए एक बाउंड्री पर हिट करती है, तो उस बाउंड्री पर उसी पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इसे बोलते हैं नॉर्मल। अब जितने भी हम लोग एंगल वगैरह रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन को समझने के लिए मेजर करते हैं वो मोस्टली नॉर्मल की हेल्प से ही करते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया। तो लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और ये लाइट रे जब रिफ्रैक्ट हो गई तो इस पाथ से जाने लगी, और लाइट रे जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ये सारी बातें आप लोगों ने बच्चा 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी, और यहां पर हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल मान लो ले लेते हैं आर। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो एंगल आई है मेरे बच्चे वो एंगल आर से ज्यादा बड़ा होगा। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है हमारे वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ये बात आप हमेशा याद रखोगे रे डायग्राम बनाते टाइम, कि अगर कभी भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो हमेशा लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। उसे जाना इस पाथ से चाहिए था लेकिन वो थोड़ा सा बेंट हो गई है, और अब रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से कम आएगा। इसका उल्टा ट्रू होता है अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाए। जैसे मान लो लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, तो अगर लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, ये मान लो मेरे बच्चे रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो अब नोटिस करो लाइट रे को जाना इस पाथ से चाहिए था पर वो नॉर्मल से और ज्यादा अवे चली गई है। तो लाइट रे जब भी एक्चुअल में डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात याद रखना, ये चीजें रे डायग्राम बनाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो यही छोटी छोटी बातें ना बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग में बैठाते नहीं है, ठीक है, और इसी वजह से आप क्वेश्चंस कई बार कर नहीं पाते। यहां पे एंगल आर एक्चुअल में एंगल आई से बड़ा आएगा, और यहां पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट रे जहां से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू लाइट जिस मीडियम में जा रही है। तो ये सब चीजें रे डायग्राम बनाने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एंड लेट मी टेल यू, रे ऑप्टिक्स के जो भी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने हैं इसके लिए हमें जरूरत होती है कि हम रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाएं। जितने बेटर आप रे डायग्राम बनाओगे उतनी आसानी से आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन किसी भी सरफेस पे परफॉर्म अगर हो रहा है, किसी भी दो बाउंड्रीज के बीच किसी भी दो मीडियम के बीच में अगर रिफ्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है तो ये रिफ्रैक्शन हमेशा कुछ लॉस फॉलो करता है, और यही लॉस हमें रिफ्रैक्शन को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। और ये लॉज हैं यानी ये हमेशा काम करेंगे बेटा हर सिचुएशन में। तो ये लॉस क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें 2-3 दिए हुए हैं, ठीक है। तो मोस्ट मेजरली आपको 2 लॉ पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ तो ये बोलता है कि अगर हम रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देखो लाइट रे इस मीडियम से आ रही है तो जिस लाइट रे को हम स्टडी करना चाहते हैं वो जिस मीडियम से आ रही है हम उस लाइट रे को बोल देंगे इंसिडेंट रे। लाइट रे बाउंड्री पर स्ट्राइक करके रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद यानी अपने पास से डेविएट हो जाएगी, और अपने पास से डेविएट होने के बाद उस मीडियम में प्रोपोगेट होने लगेगी। तो लाइट रे के इस डेविएटेड पाथ को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और नॉर्मल क्या चीज होती है? बाउंड्री पर लाइट रे ने जिस पॉइंट पर हिट करा है उस पॉइंट पर हम बाउंड्री के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं रिफ्रैक्शन के दौरान। इसके अलावा ये जो इंसिडेंस एंगल है, जो इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ, अगर इस इंसिडेंस एंगल का हम लोग साइन निकाल लें और उसे मल्टीप्लाई कर दें रे जिस मीडियम में उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मान लेते हैं रे अभी फर्स्ट मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो एक
लॉ है जिसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ये बोलता है कि ये म्यू1 इंटू साइन आई एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और यही कांस्टेंट नंबर तब भी आएगा अगर लाइट रे इसी पाथ को फॉलो करती रहे, मतलब सॉरी सेम लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाए। तो सेम लाइट रे अगर रिफ्रैक्ट हो गई तो ये हमारा सेकंड मीडियम में आ गया, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2, और अब लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो है आर मेरे बच्चे, जिसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो अगर हम इसी एंगल आर का साइन निकाले और उसे इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी वैल्यू सेम के बराबर आएगी। और अगर ये दोनों वैल्यू के ही बराबर आ रही हैं, लेकिन ये रूल तब तक फॉलो होता है जब तक सेम लाइट रे जा रही है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज के बराबर आएंगी तो खुद इनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर के बराबर आएगा। इसे ही मेरे बच्चे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ क्या बोल रहा है फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, आराम से अंडरस्टैंड करना। स्नेल लॉ कभी हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते कि म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर है, बिल्कुल है, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन क्यों आया इसके पीछे रीजन समझो। तो स्नेल लॉ ये बोलता है कि अगर हम एक लाइट रे को रिफ्रैक्ट करा रहे हैं, चाहे हम एक बार रिफ्रैक्ट कराएं या 50 बार रिफ्रैक्ट कराएं, लाइट रे जिस मीडियम में, उस मीडियम में नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, उस एंगल के साइन की वैल्यू का अगर उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू तब तक एक कांस्टेंट के बराबर आएगी जब तक लाइट रे रिफ्रैक्ट होती चली जाएगी। चाहे ये एक बार रिफ्रैक्ट हो, जैसे यहां पर एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है, हो सकता है इसके आगे आप लाइट रे को एक बार और बाहर निकाल दो, जैसे यहां पर हो रहा है ना कि लाइट रे पहले एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से एयर में गई। तो अगर आप यहां पर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाओगे तो भी म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर के बराबर आएगा, और यहां पर लगाओगे तो भी आएगा, और ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आएंगे क्योंकि एक ही लाइट रे को हम स्टडी कर रहे हैं, बस वो बार बार रिफ्रैक्ट हो रही है मेरे बच्चे। ठीक है, मेरा कहने का क्या मतलब है, लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट हम लोग एक बार वाइड स्क्रीन पे चलते हैं, और देखो यार मैं आपसे बोलूंगा नोट्स मेरे भाई बनाते हुए चलो, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे चीजों को रिवाइज करने में। ठीक है, आपको बार बार आके वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, और वीडियो में कहां पर मैंने क्या बात बताई थी आपको मतलब बार बार ढूंढना पड़ेगा, इट विल वेस्ट योर टाइम। इसीलिए नोट्स बनाते हुए चलो, तो आपके नोट्स आपके हैंडराइटिंग में होंगे, आपको खुद पता होगा क्या चीज कहां पर लिखी है, तुरंत आए वहां पर आप जाके देख लिया। अब देखो आइडिया मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो मेरे बच्चे, मेरे पास ये एक ग्लास स्लैब है, इसमें एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, उसने आई एंगल बनाया नॉर्मल के साथ, और इस ग्लास में रिफ्रैक्ट हो गई, यानी कुछ इस एंगल पे गई, ये मान लो हमारा आर है। अब ये लाइट रे ग्लास स्लैब की दूसरी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो इसके आगे भी तो एयर है, तो ये बाहर निकलना चाहेगी। तो लाइट रे भी जो एंगल बनाएगी इसे हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे इस सरफेस 2 के लिए। ये मान लो हमारी बाउंड्री 2 है, ये हमारी बाउंड्री 1 है, तो बाउंड्री 2 पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई है। अब ये एंगल कितना होगा, तो नोटिस करो ये दोनों नॉर्मल एक्चुअल में पैरेलल है एक दूसरे के, और अगर ये नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगी। देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर बोल रहा हूं, अगर रे ऑप्टिक्स पे कमांड करना है तो आपका ज्योमेट्री पे कमांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ज्योमेट्री पे कमांड है, ट्रस्ट मी रे ऑप्टिक्स बड़े आराम से आएगी। तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गया। अब मेरे बच्चे यहां से हम लाइट रे को फिर से रिफ्रैक्ट करेंगे, और मान लो ये एक एंगल ई पर बाहर निकल गई, तो जो स्नेल्स लॉ है वो ये बोलेगा कि लाइट रे मान लो ये म्यू1 मीडियम में थी, यहां पर म्यू2 में और यहां पर म्यू3 में, तो अगर हम म्यू1 में मल्टीप्लाई करें मेरे प्यारे बच्चों साइन आई का, तो ये वैल्यू के बराबर आएगी। फिर लाइट रे जब म्यू2 वाले मीडियम में गई तो इसमें नॉर्मल के साथ वो जो एंगल बना रही है वो है आर, तो ये भी के बराबर आएगा। और नोटिस करो एक्चुअल में अगर मैं यहां पर बात करूं इस लाइट रे का, जब बाउंड्री 2 पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो देखो बाउंड्री 1 पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यू1 साइन आई किसके बराबर है, म्यू2 साइन आर के बराबर है। सिमिलरली बाउंड्री 2 पर अगर रिफ्रैक्शन करें तो इंसिडेंट एंगल आर के बराबर है। ठीक है, तो ऑन बाउंड्री 2 अगर रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो म्यू2 साइन आर विल बी इक्वल टू म्यू3 साइन ई। और नोटिस करो अगर हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान ले, इसे 2 मान ले, तो देखो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, एक तरह से क्या लिखा हुआ है एक्स वाई के बराबर है, और यही वैल्यू इसके बराबर है यानी वाई जेड के बराबर है। तो अगर एक्स वाई के बराबर है, वाई जेड के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर आएंगे ना, तो ये तीनों चीजें आपस में बराबर आएंगी, यानी म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर और म्यू3 साइन ई के बराबर आएगा, और ये तीनों वैल्यू के बराबर आएंगे। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि दरअसल में ऐसा नहीं है कि एक लाइट रे एक बार रिफ्रैक्शन कर रही है तो स्नेल लॉ सिर्फ वहां पर वैलिड होगा।
नहीं, जब तक ये सेम लाइट रे चलती रहेगी, चाहे 50 मीडियम के अंदर क्यों ना प्रोपोगेट हो, तब भी ये वैल्यूज हमेशा सेम आती रहेंगी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के बराबर। और इसी वजह से आप स्नेल्स लॉ को बहुत ज्यादा अप्लाई करते हो रिफ्रैक्शन को स्टडी करने में, क्योंकि ये एक फंडामेंटल आइडिया है रिफ्रैक्शन के बीच में, इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ करता है। म्यू यहां पर मेरे बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको म्यू पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जाकर पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करिए, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर करा है। ठीक है, अब यार ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। लॉ क्या मतलब, ये बेसिक आइडिया है बस, ठीक है, और बहुत यूजफुल है कि कभी भी रिफ्रैक्शन के दौरान अगर मान लो लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आ रही है, ठीक है, लाइट रे कभी भी नॉर्मल के अलोंग ही फॉल कर रही है दो मीडियम की बाउंड्री पर, तो वो बिना कहीं बेंड हुए एकदम सीधे निकल जाती है। अब ये आइडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, क्योंकि जब हम लोग स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, अभी तो हम लोग प्लेन सरफेस से पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस से पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, सब जगहों पर ये लाइन, ये आइडिया बहुत ज्यादा यूज होगा कि लाइट रे कभी भी नॉर्मल के अलोंग, अगर नॉर्मल के अलोंग आ रही है किसी बाउंड्री पर, तो मेरे बच्चे उसमें कहीं पर भी बेंडिंग नहीं होगी, लाइट रे बिल्कुल सीधे चली जाएगी। जैसे मान लो इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे भी यहीं से आ रही है, तो इंसिडेंट रे अगर यहीं से आ रही है तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। और आप मेरे फिगर पे भरोसा मत करो, बट यहां पर आप एक्चुअल में इस चीज को होते हुए देखो, क्योंकि वही कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, मतलब आपके सामने अगर कोई चीज होगी तो आपको साफ साफ दिखेगी, हाँ भाई ये होता है। तो अब देखो यहां पर ये स्फेरिकल सरफेस हमने रखी हुई है, अब इस स्फेरिकल सरफेस में ये नॉर्मल है, तो हम नॉर्मल के अलोंग लाइट रे को एंटर कराएंगे, तो आप देखना नॉर्मल के अलोंग जब लाइट रे को एंटर कराएंगे तो बिना डेविएट हुए लाइट रे बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये देखना, ये नॉर्मल के अलोंग कराई तो ये देखो लाइट रे बिना डेविएट हुए एकदम सीधे निकल जा रही है। और ये फंडामेंटल आइडिया मेरे बच्चे, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, जब हम लोग स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब भी इस्तेमाल होगा, जब हम लोग लेंसेज के बारे में बात करेंगे, या आपने अगर पढ़ा होगा, अगर पढ़ रही है और रिवाइज करने के लिए आए हो यहां पर, तो भी आपको पता चलेगा, वहां पर बहुत ज्यादा यूज आएगा इस चीज का। इसलिए मैं चीजों को एकदम फंडामेंटल से आपको बताते हुए चलूंगा, ताकि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। अगर बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, अपने दिमाग में बैठाल रहे और आइडिया क्लियर कर ले रहे हैं, ट्रस्ट मी, शायद ही ऐसा कोई न्यूमेरिकल होगा जो आपको परेशान करे। चलो फिलहाल आगे बात करते हैं। अब देखो हम लोगों ने जितनी बातें करी हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कितना कमांड हुआ है इस टॉपिक के ऊपर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, आपको बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्लेन बाउंड्री, बाउंड्री कैसी है, प्लेन है, विच इज सेपरेटिंग टू मीडिया, यानी एक्चुअल में ये बाउंड्री दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ठीक है, मतलब मान लो ये हमारा सेकेंड मीडियम है और इसके ऊपर ही हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये हमारी बाउंड्री है मेरे बच्चे। और इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं 3/2 और 4/3, मतलब ये मान लो μ1 आपको दे रखा है 3/2 और ये μ2 आपको दे रखा है मेरे बच्चे 4/3। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ द रे ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 to 2 एट एन एंगल टू 30 डिग्री, मतलब मीडियम 1 से 2 पर लाइट रे आ रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे काम पे अगर लग गए होंगे आप लोग, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। अगर आपने देखो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा कोशिश करनी है कि रफ डायग्राम बना लो। अगर आपने रफ डायग्राम बना लिया, ट्रस्ट मी, आप बड़े आराम से उसका न्यूमेरिकल बना ले जाओगे। तो देखो यहां पर बोल क्या रहा है, लाइट रे हमारी मतलब फर्स्ट मीडियम से आ रही है और वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है, हमारी इंसिडेंट रे है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमें फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा। अब मेरी प्यारी जनता, क्या आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हो? ठीक है, यहां पर हम अप्लाई कर देंगे स्नेल्स लॉ एट बाउंड्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो हमें रिजल्ट ये मिलेगा कि μ1 में मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ जो लाइट रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, जो कि 30 डिग्री का है। अब ये किसके बराबर होगा, μ2 इंटू साइन आर के बराबर। अब μ1 की वैल्यू मेरे बच्चे है 3/2, साइन 30 1/2, μ2 की वैल्यू हमें दे रखी है 4/3 इंटू साइन आर। ठीक है, इसको अगले पेज पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3/4 लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू,
यहां पर आ जाएगा 4/3, 4/3 इंटू साइन आर, 3 और 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 9/16 साइन आर के बराबर। अब या तो आप आंसर बोल दो साइन इनवर्स 9/16, पर आप नोटिस करोगे तो क्वेश्चन में आपको कुछ और इंफॉर्मेशन भी गिवन है। आपको ये गिवन है कि 0.5625 साइन 34 डिग्री 14 मिनट होता है। अब अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब है हो सकता है आपके आंसर इसी टर्म में आ रहे हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर इन्हीं टर्म में से किसी में तो नहीं आ रहा है। तो हम लोग 9/16 करते हैं। तो 9/16 अगर हम करके देखें तो 16 को हम लोग 9 से 16 को हम लोग 9 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 16 5 तो 90 है हमारे पास ना। तो यहां पर बचा मेरे बच्चे 10, फिर ये हो गया 100, तो आ जाएगा 6 टाइम्स, तो मतलब 0.56 समथिंग कुछ तो हमारे पास आ रहा है। यानी साइन आर की वैल्यू मेरे बच्चे 0.56 समथिंग आ रही है, जो कि यहां पर भी गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब है 0.56 अगर साइन 34 डिग्री 14 मिनट के बराबर है, तो हम लोग इस 0.56 को मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं, साइन 34 डिग्री 14 मिनट। तो मेरे बच्चे आर, अगर दोनों तरफ साइन बराबर है तो उनके एंगल भी बराबर होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 34 डिग्री एंड 14 मिनट। आई एम प्रीटी मच श्योर मेरे बच्चे आपको ये बात बड़े अच्छे से क्लियर होगी। इसको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। ये फंडामेंटल आइडियाज आप लोग को बड़े अच्छे से क्लियर है। कहीं पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चले जाएगा। और मेरे भाई, अब ये देखने के लिए आपने ये बात कितना कमांड कर लिया या नहीं, आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ा जा रहा हूं सेकंड पार्ट बड़ा इजी है। सेकंड पार्ट कह रहा है इफ द रे ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। अब लाइट रे उल्टा आ रही है, मतलब वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में एंटर कर रही है। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एट द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी यहां पर कितना है 30 डिग्री। तो आपको इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या आने वाला है। ठीक है, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। देखो ये रिफ्रैक्शन का तो आइडिया आप समझ गए। मैं देखो अभी तक आइडिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि स्नेल लॉ कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, स्नेल लॉ क्या होता है। और एक दूसरी बात कि लाइट रे कभी भी रिफ्रैक्शन के दौरान अगर बाउंड्री में नॉर्मल के अलॉन्ग आ रही है तो लाइट रे हमेशा बिना डेविएट हुए, बिना बेंट हुए सीधे निकल जाएगी। अब हम लोग एक मोटे से ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। अब एक मोटे से ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन में मतलब क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देखो एक्चुअल में अगर ग्लास स्लैब है हमारे पास तो ग्लास स्लैब की अपनी कोई थिकनेस होगी टी, ये 10 सेंटीमीटर का हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, 15 सेंटीमीटर का हो सकता है। अब लाइट रे आपने ग्लास स्लैब में, मतलब ग्लास स्लैब को आपने एयर में रखा हुआ है, तो लाइट रे आपने एयर से इंसिडेंट कराई। लाइट रे अगर आप मेरे बच्चे एयर से इंसिडेंट कराओगे तो ये इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ, ये हम नॉर्मल 1 ले लेते हैं, नॉर्मल 1 के साथ इंसिडेंट एंगल बनाएगा आई। और लाइट रे क्योंकि अब मेरे प्यारे बच्चों एयर से, या मान लो इसे बोल दे रहे मीडियम 1, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 ले रहे हैं, तो उससे डेविएट होके जा रही ग्लास के अंदर। तो क्योंकि एयर से ज्यादा डेंसर मीडियम होता है ग्लास, तो लाइट रे ग्लास में थोड़ा बेंड हो जाएगी, यानी नॉर्मल के थोड़ा पास आ जाएगी। तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। पर क्योंकि ग्लास स्लैब पूरा ट्रांसपेरेंट हम मान रहे हैं, तो ये लाइट रे ग्लास स्लैब में ट्रैवल करते जाएगी करते जाएगी करते जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, और ग्लास स्लैब की दूसरी बाउंड्री से स्ट्राइक कर जाएगी। और जैसे वो ग्लास स्लैब की दूसरी बाउंड्री से स्ट्राइक करेगी तो यहां पर भी मेरे बच्चे रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है, यानी एक डेंसर मीडियम से। अच्छा, यहां पर जब हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे, तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है, ये मास डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक डेंसर मीडियम से या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे से ज्यादा है, उससे रेयर मीडियम में जा रही है। तो जैसे ही लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी, तो लाइट रे नॉर्मल से अवे चली जाएगी। मान लो ये अब एक एंगल बना लिया इसने ई, और ये एंगल आपको पता है ये दोनों नॉर्मल n1 n2 आपस में पैरेलल हैं। तो ये लाइन जो ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होने की वजह से ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू भी आर के बराबर हो जाएगी। तो हमारी लाइट रे इस तरह से ग्लास स्लैब को पास करते हुए निकल जाएगी। अब जो चीजें मैं यहां पर स्टडी करना चाहता हूं वो ये कि आई, आर और ई में क्या रिलेशन है, और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे आप बड़े आराम से बना लोगे। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज मैं निकालना चाहता हूं। इमेजिन करो अगर यहां पे ग्लास स्लैब ना होता और मैं एक लेजर लाइट से लाइट को इस तरह से फेंक रहा होता, तो बिना ग्लास के लाइट रे तो इस डॉटेड पाथ को फॉलो करती ना भाई, क्योंकि लाइट रे हम मानते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है, एकदम सीधे जाती है जब तक उसका मीडियम ना चेंज हो।
या जब तक वो एक होमोजेनियस मीडियम में है। तो जस्ट आपको यहां पर थोड़ा सा इमेजिन करना है, यहां पर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जिन बच्चों का इमेजिनेशन स्ट्रांग नहीं है वही कई बार रे ऑप्टिक्स में, फिजिक्स में कई जगहों पर स्ट्रगल करते हैं। देखो फिजिक्स ना विजुअलाइजेशन का बड़ा तगड़ा गेम है, अगर आप विजुअलाइजेशन करने लगे तो ट्रस्ट मी आपको फिजिक्स बड़े आराम से आने लगेगी, बशर्ते आपकी दो चीजें और अच्छी हो। एक आपकी रीडिंग स्किल और रीड करके डेटा को अंडरस्टैंड करने की स्किल अच्छी हो, दूसरा आप कोई सिली मिस्टेक ना करें, आपकी मैथ थोड़ी सी अच्छी हो। अगर ये आपका कमांड है, अगर आपको इन चीजों पे कमांड है, ट्रस्ट में कभी भी आपको फिजिक्स परेशान नहीं कर सकती, बल्कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान फिजिक्स ही लगने वाला है। क्योंकि ये ना दुनिया के सारे कच्चे चिट्ठों को, दुनिया के हमारे आसपास जितनी भी बातें होती है, इन सबको हमें एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करता है। और एज मतलब हमारा ह्यूमन ब्रेन ना दरअसल में सवालों के जवाब ढूंढना चाहता है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, बशर्ते आप इंटरेस्ट ले। ठीक है, चलो तो अब मेरे बच्चे यहां पर देखो, लाइट रे सीधा जाने वाली थी, लेकिन लाइट रे जब ग्लास स्लैब में गई है तो सीधा जाने के बजाय थोड़ा सा टेढ़ी हुई, फिर यहां से निकली। तो लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर निकली है और कुछ डिस्टेंस पे निकली है। लाइट रे के बीच में जो लाइट रे इमर्ज हुई है और जिस लाइट रे को एक्चुअल जिस पाथ को फॉलो करना चाहिए, तो उसके बीच में कोई डिस्टेंस है। तो मेरे बच्चे हम ये निकालना चाहते हैं कि डी कितना होगा, हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि लाइट रे दरअसल में कितना डेविएट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से। ठीक है, तो हम ये डी निकालना चाहते हैं। अब डी अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें ये डी निकालने की कोशिश करनी है। आई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मीडियम के पता है, μ1 μ2 और ग्लास स्लैब के थिकनेस के टर्म में, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पहले से पता चल सकती हैं। जो ग्लास हम लेंगे, फ्लिंट ग्लास होगा या पायरेक्स ग्लास होगा या कोई भी होगा, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मोस्टली पता ही होता है, 1 है। ठीक है, इंसिडेंट एंगल हम आराम से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें आई पता है, μ1 μ2 पता है, टी पता है, तो ये डी हम निकालना चाहते हैं मेरे बच्चे दरअसल में इन्हीं सारी चीजों के टर्म में। तो यही चीज हमें स्टडी करनी है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में। कई बार बच्चे क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ डालते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारा मोटिव क्या है। यहां पर मोटिव है दरअसल में इस डी को निकालना। अब कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसे निकालने के लिए हमें बाकी चीजें पता होनी चाहिए। और हम पता ऐसी चीजें करते हैं जिनका कैलकुलेशन बड़ा ही आसान हो, जो हमें आराम से आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे हमें आई बड़े आराम से मिल सकता है, μ1 μ2 और टी बड़े आराम से मिल सकते हैं। तो हम आंसर यही आई आर μ1 μ2 टी के टर्म में निकालना चाहते हैं डी का। अब इसके लिए वही थोड़ी बहुत हमें हो सकता है ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़े, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में मेरे भाई, रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम ही है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्री का तो इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मेरे बच्चे में एक छोटा सा काम कर रहा हूं। ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को मैं थोड़ा आगे और बढ़ा दे रहा हूं, जो ग्लास स्लैब की सरफेस को नीचे यहां पर हिट करेगा। मान लेते ही मेरे बच्चे लाइट रे ने जिस पॉइंट पर बाउंड्री 1 को स्ट्राइक करा है वो पॉइंट है ए। ये हमने लाइट रे बढ़ाई, यहां मतलब नॉर्मल को यहां तक बढ़ाया, तो ये पॉइंट हो गया बी। फिर लाइट रे ने ग्लास स्लैब की सरफेस को जब दोबारा स्ट्राइक करा है, मान लेते हैं ये पॉइंट है सी। सी से हमने इस डॉटेड लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला है एम। ये डॉटेड लाइन क्या है? ये डॉटेड लाइन लाइट रे का वो एक्चुअल पाथ है जो बिना ग्लास स्लैब के लाइट रे फॉलो करती। अब ये जो हमें सीएम डिस्टेंस है, यही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सीएम डिस्टेंस ही इन दोनों लाइट रे के बीच में डिस्टेंस है। मतलब लाइट रे जहां से एक्चुअल में इमर्ज हो रही है और जहां से बिना ग्लास स्लैब के उसे जाना चाहिए था, यानी लाइट रे अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई है, ये है मेरे बच्चे डेविएशन। ठीक है, लाइट रे का कितना डेविएशन हुआ है अपने ओरिजिनल पाथ से, ये मेरे बच्चे हमें निकालना है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो इसे ज्योमेट्री की हेल्प से निकालेंगे और मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे यार काफी समझदार हैं। ठीक है, अच्छा आपको एक बात बताता हूं, इस डेविएशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। तो हम मेरे बच्चे यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं लैटरल शिफ्ट। हियर वी वांट टू फाइंड लैटरल शिफ्ट, जिसे मेरे बच्चे डेल्टा बोलते हैं। अब ये डेल्टा यहां पर एक्चुअल में cm के बराबर है, जिसे हम d भी ले रहे हैं। लैटरल शिफ्ट का मतलब क्या है? अगर आपको कभी डिफाइन करने को आ जाए कि डिफाइन लैटरल शिफ्ट इन अ ग्लास स्लैब, तो मेरे बच्चे आप क्या बताओगे कि दरअसल में ग्लास स्लैब में से कभी भी लाइट रे जब पास होती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से किसी डिफरेंट पाथ पर जाती है। तो ओरिजिनल पाथ और जिस पाथ में वो इमर्ज हुई है, उन दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे लैटरल शिफ्ट। अब ये डी हम निकालना चाहते हैं, इसी डी को निकालने में सारी मेहनत और सारी अपनी सारे सोच, सारे थॉट हम लोग लगा डालेंगे। चलो फटाफट करते।
तो अब मेरे बच्चे मैं सबसे पहले ये ट्रायंगल लेने वाला हूं। हमारे पास जो ट्रायंगल हम ले सकते हैं, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ए सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाला है। तो हम ए सी एम राइट एंगल ट्रायंगल के साथ काम कर सकते हैं, हम ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल के साथ काम कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इन्हीं के साथ काम करने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। तो हम लोग ट्रायंगल ले ले रहे हैं ए, पहले ले ले रहे हैं ए सी एम, क्योंकि इसी में डी आने वाला है। तो हम लोग मेरे बच्चे चूज करने वाले हैं ट्रायंगल ए सी एम। तो मेरे बच्चे अगर ए सी एम ट्रायंगल हम चूज करेंगे तो उसका फिगर मैं यहां पर आपके लिए रफ बना दे रहा हूं। ये पॉइंट ए है मेरे बच्चे, ये सी है, और यहां पर एम है जहां पर 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड मेरे बच्चे हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एंगल कितना होगा, ये हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ये एंगल निकालने में कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल हमारा निकल आया तो हम लोग अपनी कैलकुलेशन आगे बढ़ा पाएंगे मेरे बच्चे। अब ये एंगल हमें निकालना, तो देखो कैसे निकलेगा भाई। ये लाइट रे, यानी ये एक लाइन है जो इस लाइन के साथ आई एंगल बना रही है, तो इसका वर्टिकल एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइन के वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। भाई अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे ना। तो ये नॉर्मल इस इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगी बराबर होगा, यानी ये पूरी वैल्यू भी मेरे बच्चे आई के बराबर होगी, जिसमें से इतना एंगल आर है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, आई माइनस आर हो जाएगा। अब देखो इसलिए मैं कह रहा था ज्योमेट्री का यूज बहुत ज्यादा आएगा। तो ये मेरे बच्चे हमें जो एंगल दे रखा है, या हमने एंगल दिया नहीं, हमने कैलकुलेट करा है कि ये एंगल मेरे बच्चे आ जाएगा आई माइनस आर। तो अगर मैं आई माइनस आर का साइन निकालूं तो साइन आई माइनस आर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर आई माइनस आर के लिए परपेंडिकुलर है सीएम और हाइपो है एसी, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सीएम को ही मेरे बच्चे हम लोग डी भी बोल रहे हैं, वैसे हम सीएम के टर्म में यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1, जिसे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमें दरअसल में आंसर टी के टर्म में लाने की कोशिश करनी है। तो टी कहां पर आ जाएगा, टी आ जाएगा ए बी सी ट्रायंगल में, क्योंकि मेरे बच्चे जरा नोटिस करो, अगर पूरे ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है तो ये जो ए बी की डिस्टेंस है मेरे बच्चे, ये भी तो टी ही होगी। अब यही सारी बातें आपको अपने दिमाग में खुद से कंक्लूड करनी होती है, अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, हाँ भाई। अब ये टी आ गया, तो ये टी एबीसी ट्रायंगल में आएगा, तो मेरे बच्चे हम लोग चूज करने वाले हैं ट्रायंगल एबीसी। तो अगर मेरे बच्चे हम लोग ट्रायंगल एबीसी चूज कर लें, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, जो मैं आपके लिए यहां बना दे रहा हूं, ये जो थिकनेस है मेरे बच्चे ये टी है, यहां पर पॉइंट ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरे बच्चे हाइपोटेन्यूज हो गया। अब यहां पर हम देखें ये एंगल जो हमें दे रखा है AC का AB के साथ ये R दे रखा है, तो ये मेरे बच्चे पूरा एंगल किसके बराबर हो गया, R के बराबर हो गया, ठीक है। चलो, तो अगर मेरे बच्चे ये एंगल R के बराबर हो गया, तो ये देखो यहां पर हमें AB पता है जो कि एक तरह का बेस है R एंगल के लिए, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में आते हैं, तो ये कॉस में आते हैं। तो यहां पर मेरे बच्चे हम लोग निकालने वाले कॉस R। तो अगर मैं कॉस आर की वैल्यू निकालूं तो कॉस आर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया एपी, एबी, हाइपोटेन्यूज हो गया एसी। बेस की वैल्यू रख दें हम लोग टी मेरे बच्चे, और एसी की जगह एसी रख दें। अब हम लोग एक काम करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा काम है वो, कि यहां से अगर मैं एसी की वैल्यू निकालूं तो एसी की वैल्यू आ जाएगी टी अपॉन कॉस आर। ये बात तो पक्की, एसी और कॉस आर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये AC हम चाहें तो उठा के पटक दें अपने इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। यहां तक तो ये बात समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो हम लोग मेरे बच्चे इक्वेशन 1 और 2 के साथ अब थोड़ा सा काम करने वाले हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और 2 के साथ काम करें, तो इक्वेशन 1 और 2 के साथ जैसे हम काम करेंगे, तो हम लोग साइन आई माइनस आर में सीएम अपॉन एसी अगर लें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा साइन आई माइनस आर, सीएम की जगह सीएम लिखा रहने देते, एसी की जगह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख देते हैं टी अपॉन कॉस आर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, ठीक है, कोई नहीं। तो मेरे बच्चे हमें सीएम निकालना है, ये टी अपॉन कॉस आर पूरा डिवाइड में, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो साइन आई माइनस आर इंटू टी अपॉन
cos r ये cm के बराबर आ जाएगा और यही हमारा मेरे बच्चे लैटरल शिफ्ट है। तो एक ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन के बाद लैटरल शिफ्ट कितना हुआ उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा। बाकी आपका इसका डेरिवेशन भी कई बार आता है, ठीक है, कि आप एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन के बाद जो लैटरल शिफ्ट होता है, ठीक है, यानी लाइट रे जिस पाथ से इमर्ज हो रही है इसे बोलेंगे इमर्जेंट लाइट रे, और जिस पाथ से वो इंसिडेंट हुई थी उनके बीच में कितना गैप है उसे बोलेंगे लैटरल शिफ्ट। तो लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आएगा साइन आई माइनस आर इंटू टी टाइम्स टी अपॉन कॉस आर। आई इंसिडेंट एंगल है, आर हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, आर आपको पता है हमारा दरअसल में आर रिफ्रैक्टेड एंगल, टी हमारा थिकनेस है ग्लास स्लैब की। और मेरे बच्चे अगर आपको सीएम पता है तो आंसर निकल आएगा। अब सवाल है आर कैसे निकलेगा, आई तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टी हमें पता होगा, ग्लास स्लैब आप लेके आओगे ना, तो ग्लास स्लैब मेरे बच्चे अगर आप लेके आए तो ग्लास स्लैब की थिकनेस तो आपको पता होगी 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। इंसिडेंट एंगल आप पहले से सेटअप ऐसा बनाओगे कि मेजर कर सकते हो। जैसे मेरे बच्चे यहां पर देखो, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने यहां पर इंसिडेंट एंगल मेजर करने के लिए पहले ही क्या बना रखा है, एक तरह का प्रोटेक्टर डिजाइन कर रखा है ताकि हम आराम से देख पाए कि कितने इंसिडेंट एंगल पे हम लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं। ऐसे और भी सेटअप आते हैं जिनसे हम इंसिडेंट एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आई निकाल सकते हो, टी आपको ऑलरेडी पता होगा। आर कैसे निकलेगा मेरे बच्चे, आर निकलेगा स्नेल्स लॉ से। अगर गिवन ना हो तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर के बराबर होगा। अब मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे बच्चे आपको पता होते हैं, तो यहां से आप आर निकाल लोगे, वो आर यहां पे पुट कर देना, आपको लैटरल शिफ्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से ग्लास स्लैब में मेरे बच्चे हम लोग रिफ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, जो मुझे उम्मीद है आप सबको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप निसंकोच मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, या फिर अगर आप मुझ तक सीधे रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इवन हमारा नंबर भी दे रखा है, ताकि अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप उस समस्या का निर्माण मुझसे जुड़कर बड़े आराम से कर लो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करा, साथ ही साथ ये देखा कि ग्लास स्लैब के लिए हम लोग किस तरह से निकालते हैं अपना लैटरल शिफ्ट। अगले लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है अभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मेरे अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चे अपैरेंट डेप्थ के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे मिस मत करना, क्योंकि अपैरेंट डेप्थ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अपैरेंट डेप्थ और टीआईआर के ऊपर रिफ्रैक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है अपैरेंट डेप्थ और हमारा टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है, टेक्निकल भी और हमें अपने आसपास सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे ध्यान से पढ़ना। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है पर है बहुत धांसू, मतलब आपको दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैं अपने स्क्रीन से हट रहा हूं, आप एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, अंडरस्टैंड कर लो क्या है क्वेश्चन, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आई गेस क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ने सबने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको मेरे बच्चे दे रखा है a light ray falling at 60 degree angle with the surface of the glass slab। अब कई बार बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो एंगल पे पूरा ध्यान देते हैं और इस बात पे ध्यान नहीं देते। तो अगर आपने भी ऐसी गड़बड़ करी है तो मेरे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे इन्फॉर्मेशन सही से निकालनी भी है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है मेरे बच्चे, लाइट रे ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक कर रही है, इसकी थिकनेस 1 मीटर हमें दे रखी है। चलो ये भी नोट डाउन कर लेते हैं लगे हाथ, ये थिकनेस हमें 1 मीटर दे रखी है। अब ये लाइट रे ग्लास स्लैब के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये एंगल जब आपको दिया जाता है मेरे बच्चे, तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में नॉर्मल ड्रॉ करके खुद यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं, ठीक है भाई, आपको पता है यहाँ पे नॉर्मल होगा, और कई सारे बच्चे जल्दी जल्दी में ये एंगल यहाँ 60 डिग्री का बना देते हैं, जबकि वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 डिग्री का एंगल है विद द सर्फेस ऑफ द ग्लास स्लैब, यानी ये लाइट रे ग्लास स्लैब की सरफेस के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 का बने आपको मेरे बच्चे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसी गलती मेरे से भी हुई थी, बल्कि मेरे से तो मेरे जेईई एग्जाम में हो गई कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें इस तरह से जो एंगल है वो सरफेस के साथ दिया था और मैंने वो एंगल नॉर्मल के साथ बनाकर पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर डाला। और भाई फिर तो आपको पता है, अगर आपने यहां से कैलकुलेशन करा है, यहाँ पे 60 डिग्री माना है, तो सारे आंसर गलत आएंगे। और आपको पता है कि ये जो टीचर्स, ये जो इतने गजब के टीचर्स हैं, जब ये पेपर बनाते हैं उन्हें सब पता होता है कि आप गलतियां कहां करते हो।
मतलब उन्होंने अपना कितना टाइम दिया होता है इस पेपर को बनाने में, तो और इतने टाइम से वो पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता होता है कि आप एक्चुअल में मिस्टेक्स कहाँ करते हो, तो वो ना आपको ऐसा ऑप्शन भी देते हैं जहां पे आप गड़बड़ कर देते हो। और मेरे केस में भी वही था कि वहां पर वो गड़बड़ वाला ऑप्शन दिया हुआ था। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चंस को ना आपको बहुत ज्यादा फोकस रहकर पढ़ने की जरूरत है। हर एक, अब होता क्या है नॉर्मली क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल डेटा है हमारा पूरा ध्यान ऑटोमेटिकली उस पर चला जाता है, क्योंकि जब कभी इतनी लंबी लंबी लैंग्वेज लिखी होती है ना तो हमारा दिमाग ना इसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना नहीं चाहता, तो हमारा सीधे फोकस चला जाता है न्यूमेरिकल वैल्यूज पर। अच्छा ये है, तो अपने हिसाब से हम एंटिसिपेट करने लगते हैं, अच्छा ये हमने पढ़ा इसका मतलब ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको इसी चीज की हैबिट डालनी है कि पूरी इंफॉर्मेशन को सही से अंडरस्टैंड करना है। तो मेरे बच्चे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब के साथ, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये मेरे बच्चे 30 डिग्री का हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है इट इज रिफ्रैक्टेड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ये 75 डिग्री के एंगल पर रिफ्रैक्ट हो रहा है विद द सरफेस ऑफ, विद द सरफेस, सरफेस के साथ 75 डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे बच्चे। इसका मतलब क्या है कि लाइट रे मान लो रिफ्रैक्ट हुई इस तरह से, लाइट रे एयर से अगर ग्लास में जा रही है तो एक्चुअल में कहां से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाएगी। तो अब ये जो सरफेस के साथ एंगल बना रही है मेरे बच्चे, ये एंगल आपको दे रखा है 75, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी देख ना रही हो आपको, तो ये 15 डिग्री ले लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब तो आइडिया क्लियर है। यही मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन को ना बहुत आराम से सही से पढ़ने की जरूरत होती है। एक बार आप उसे आराम से पढ़ोगे और आपने अगर बाकी कॉन्सेप्ट को सही से अंडरस्टैंड करा है, ट्रस्ट मी शायद ही ऐसा होगा कि आपसे न्यूमेरिकल गलत हो जाए। अब आगे सिचुएशन क्या दे रखी है मेरे बच्चे, ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस द स्लैब, इस स्लैब को क्रॉस करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा। तो देखो अगर मेरे बच्चे आपको टाइम निकालना है कि इस स्लैब को क्रॉस करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम अगर हम निकालना चाहें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्लास स्लैब में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो मान लो ग्लास स्लैब में लाइट रे ए पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है और बी पॉइंट से बाहर निकल रही है, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है मेरे प्यारे बच्चों ए बी, ये डिस्टेंस हो गई, डिवाइडेड बाय हम लेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे बेसिकली में ये डिस्टेंस चाहिए ए बी, और साथ ही साथ ये लाइट एक्चुअल में ग्लास स्लैब में कितने वेलोसिटी से पास हो रही है ये। अब सवाल है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कैसे निकालें। तो मेरे बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट को निकालने के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की हेल्प लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम लोग यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे इधर भेज दो, तो C अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। अब सवाल है ये म्यू ऑफ, देखो अब ये वैल्यू अगर निकल आई तो इसको हम लोग सीधे पुट कर देंगे यहां पर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 1 और 2 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग टाइम की इक्वेशन में सीधे म्यू ले आते हैं, तो टाइम हो जाएगा हमारा AC अपॉन वेलोसिटी की जगह पे लाते हैं C अपॉन म्यू ऑफ ग्लास, C अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। तो ये म्यू ऑफ ग्लास सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AC में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे म्यू ऑफ ग्लास का डिवाइडेड बाय C मेरे बच्चे। इतने टाइम में लाइट हमारे पूरे के पूरे ग्लास स्लैब को क्रॉस कर जाएगी। अब सवाल है ये निकाले कैसे, ठीक है। तो आइडिया देखो मेरे बच्चे बड़ा सिंपल है, हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं। आंसर हमें टी के टर्म में तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब टी हमें दे रखा है, तो हमने ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया सी। तो हम लोग अगर ए सी बी ट्रायंगल को कंसिडर करें मेरे बच्चे, ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इससे मान ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा मेन टाइम निकालने का तरीका है। नाउ मेरे बच्चे हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल एबीसी। मेरी अप्रोच आप समझ रहे होगे कि एबीसी ट्रायंगल या एसीबी ट्रायंगल बोल देते हैं इसे, क्योंकि एसीबी ट्रायंगल में एंगल सी 90 डिग्री है, और मेरे बच्चे आपको ये एंगल बड़े आराम से पता है कि ये एंगल 15 डिग्री है, ठीक है। तो अगर ये एंगल 15 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो हम लोग ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी कैसे निकल आएगा, तो अगर मैं cos 15 का फॉर्मूला लगाऊं मेरे बच्चे, cos 15 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया AC और हाइपोटेन्यूज हो गया AB।
अब एसी मेरे बच्चे एक्चुअल में हमारे ग्लास स्लैब की थिकनेस है, ध्यान से देखो, एसी इस पूरे ग्लास स्लैब की थिकनेस है जो कि एक्चुअल में 1 मीटर है, तो बस आप ये इस्तेमाल कर लो यहां पर, तो एसी की जगह 1 ले लो, तो ये ए बी आ गया, तो मेरे बच्चे ए बी आ जाएगा cos 15 डिग्री, ठीक है। और एक मिनट, यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हमें ए बी चाहिए था और मैंने गलती से यहाँ ए सी लिख दिया है, टाइम में ए सी नहीं होगा ए बी होगा। कई सारे बच्चों ने हो सकता है अभी तक देख लिया हो कि मैंने गलती से सी लिख दिया था, हो सकता है कमेंट सेक्शन में एकदम टाइप करने लगे होंगे कि अरे भैया सी आएगा सी आएगा सी आएगा, ठीक है हो गया। तो आई गेस आपने भी देख लिया, हमने भी करेक्शन कर लिया कि यहाँ पर ए बी क्या आने वाला है, cos 15 आने वाला है। तो अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 4, तो फ्रॉम 3 and 4 जो टाइम आने वाला है मेरे बच्चे, ए बी की जगह क्या रख देंगे, cos 1/cos 15, ए बी और cos 15 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 1/cos 15 आ गया। साथ में मेरे बच्चे क्या आएगा, म्यू ऑफ ग्लास, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आ गया म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब म्यू ऑफ ग्लास हमें और चाहिए, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मेरे बच्चे कहीं दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो ये निकाले कैसे, तो जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर हमें निकालना है तो हमें यूज करना पड़ेगा स्नेल्स लॉ, तो हम मेरे बच्चे यहां पर अब अप्लाई कर दे रहे हैं स्नेल्स लॉ। मतलब जिस जिस चीज की हमें जरूरत है वो हम देख रहे हैं कहां से निकलेगा, भाई हमें म्यू ऑफ ग्लास नहीं दिया है तो स्नेल्स लॉ एट बाउंड्री अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई जो कि बराबर होगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर के। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, साइन आई 30 डिग्री है, म्यू ऑफ ग्लास हमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव एंगल 15 डिग्री है, ये मेरे बच्चे ये 15 डिग्री ना रिफ्रैक्शन एंगल, तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूं मेरे प्यारे बच्चों तो म्यू ऑफ ग्लास कितना निकल के आने वाला है, साइन 30 अपॉन साइन 15, लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 6, तो म्यू ऑफ ग्लास की जगह साइन 30 अपॉन साइन 30 अपॉन cos 15 रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 मतलब जो मेरे को देखो मैं कर कैसे रहा हूं, जो वैल्यू मुझे चाहिए वो मैं देख रहा हूं कहां से निकलेगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 मेरे प्यारे बच्चों टाइम की वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू साइन 30 के अपॉन में साइन 15 आएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग म्यू ग्लास रखेंगे तो ये साइन 15 cos 15 और सी से साथ में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, चेक कर लो एक मिनट, सही है हाँ तो यहाँ पे cos 15 आया, साथ में मेरे बच्चे सी आ गया। अब एक्चुअल में कई बार बच्चे ना यहाँ पे पैनिक होने लगेंगे और सोचेंगे यार अरे यार हमें तो cos 15 sin 15 पता ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो एग्जामिनर है क्वेश्चंस बना रहे हैं वो आपको डेटा ऐसे देते हैं कि पहले तो आप ना पैनिक होने लगो, क्योंकि पैनिक अगर होने लगे तो आपसे बहुत ज्यादा चांस हो जाएंगे क्वेश्चन के गलत करने के। पर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पैनिक ना हुए तो वो डेटा अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। देखो मैंने अभी तक कहीं पर भी 15 एंगल्स की वैल्यू नहीं रखी है, क्योंकि अब जैसे मैं एंगल की वैल्यू रखूंगा तो देखो सारी चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 2 नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो ये आ गया मेरे बच्चे cos 15 इंटू साइन 15, साथ में आ गया सी। अब हो सकता है मेरी ऐसी जनता हो बायो वाली जिसे ये फॉर्मूला ना पता हो, बट मुझे उम्मीद है ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे। 2 cos 15 इंटू साइन 15 साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला होता है, बेसिकली में साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a, तो यहाँ पे a की जगह 15 लिखा हुआ एक तरह से, साइन 15 cos 15 का डबल, तो ये आ जाएगा साइन 2a यानी एंगल का डबल का साइन, यानी 15 डिग्री का डबल 30 डिग्री और 30 डिग्री का साइन लेना है यानी साइन 30 लेना है। तो मेरे बच्चे टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर 1 साइन 30 इंटू सी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहां पर अगर मैं ऐसे रख दूंगा 1/2 इंटू सी तो ये टी सबसे, ये जो 2 है सबसे न्यूमरेटर में चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2/c सेकेंड, यही हमारा आंसर। और बहुत तेजी से लाइट उसको क्रॉस कर जाएगी 2/c टाइम में, ठीक है। तो इस तरह से हमें पूरा प्रॉब्लम बनाना था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना इसने आपको बहुत सारी चीजें समझाने में हेल्प करी होगी।
कैसे ज्योमेट्री की हेल्प लेनी है रे ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड मीडियम के साथ रिलेशन होता है, किस तरह से हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि एंगल कहां से मेजर करा गया। एक क्वेश्चन, मतलब वो कहते नहीं, वो एक ऐड आता था कि 1 प्रॉब्लम 5 सॉल्यूशन, यहां पर एक प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें सिखा गया मेरे भाई। और आपको इस तरह के क्वेश्चंस ही एक्चुअल में कई बार प्रैक्टिस करने चाहिए। देखो, पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए थोड़े से आप इजी क्वेश्चन करो, जिससे आपको ना टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपको किस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ डील करना है, कॉन्सेप्ट आपको एक बार आ जाए। फिर आप इस तरह के क्वेश्चन लगाओ जो एक प्रॉब्लम कई सारी चीजों को आपको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे। और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। देखो, बोर्ड एग्जाम में जाहिर सी बात है लॉन्ग आंसर में आएगा, और अगर हम लोग बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये तो भाई सबका वेटेज बराबर ही होगा, पर इस तरह के क्वेश्चन आते जरूर है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो हमारी रैंक को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि एक तरह से आपकी बुद्धि भी खोल रहे हैं, आपको हैबिचुअल बना रहे हैं कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में पैनिक ना करो, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, ठीक है। अगली क्लास में मेरे बच्चे हम लोग डिस्कशन में स्टार्ट कर देंगे अपैरेंट डेप्थ का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन रेगुलरली पहुंचते रहे। अगर हम तक रीच आउट करना चाहते हो तो बाकी सोशल मीडिया लिंक और हमारा नंबर आपको गिवन है, क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आराम से हम तक रीच आउट कर सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ जरूर कंसल्ट करते रहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आप कोई और पढ़ना चाहते हो, जो आप जल्दी चाहते हो आपके टेस्ट वगैरह के लिए, एग्जाम वगैरह के लिए, तो आप बता सकते हो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपके लिए बनाया जाए, वरना ये रेगुलर जो आपके पास वीडियो है ये तो पहुंच ही रहे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।